सबा करीम जी सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। you. हमारे देश में एक धर्म है और उस धर्म के लिए बाकी सारे धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो एक हो जाते हैं। उस धर्म का नाम है क्रिकेट। स्पोर्ट्समैन की जब हम एक ना मानसिक स्थिति की जब हम बात करते हैं, जो प्रोफेशनली इन्वॉल्व है पूरी तरह से, तो उन पे एक प्रेशर रहता है परफॉर्मेंस का। कोई मैजिक मंत्रा है नहीं। हाँ जी। और मैं बार बार इसको दोहराता हूँ कि क्रिकेट को ना टारगेट किया जाता है कई बार। ऐसे जो एसोसिएशन है जो दूसरा स्पोर्ट चलाते हैं, जो ठीक तरह से नहीं चला रहे हैं ना, वो इस तरह की बातें करते हैं। वो एनालिस्ट बने बैठे हैं न्यूज चैनल्स पे, जिन्हें ये नहीं पता फ्रंट फुट कौन सा होता है, जिन्हें ये नहीं पता बीजेटी की फुल फॉर्म क्या है, वो लोग कह रहे होते हैं कैप्टन को हटा दो। हाँ, बहुत कठिन होता है सुशील। यहाँ से बैठ के हम लोग बात कर सकते हैं, ये करना चाहिए। आप जैसे बिहार से आते हैं, धोनी जी, बाद में खैर वो झारखंड हो गया, पहले वो बिहारी था, तो बिहार से क्या सिर्फ कीपर्स बहुत अच्छे आते हैं? क्या फर्क दिखता है आपको जो बड़े स्टार बन जाते हैं, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, इनकी थिंकिंग प्रोसेस में स्पोर्ट्स की और बाकियों की थिंकिंग प्रोसेस में कितना फर्क होता है? मेरे ख्याल में एक स्टार प्लेयर की परिभाषा जो है ना, वो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। जब कोई इंसान ना डिप्रेशन से गुजर रहा होता है, तो साइकोलॉजिस्ट उन्हें एक सलाह देते हैं कि कोई फिजिकल एक्टिविटी शुरू करो या कोई स्पोर्ट्स खेलना शुरू करो, और वो आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक कर देगा। इसका मतलब क्या हम ये समझें कि जो भी स्पोर्ट्समैन है हमारी कंट्री में, वो कभी डिप्रेशन से गुजरते ही नहीं? पर ऐसा नहीं है, प्रेशर उनके ऊपर भी है, लेकिन आप मेंटल हेल्थ को कैसे हैंडल करते हैं। हमारे देश में एक धर्म है और उस धर्म के लिए बाकी सारे धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो एक हो जाते हैं। उस धर्म का नाम है क्रिकेट। और क्रिकेट पे बात करने के लिए, स्पोर्ट्स पे बात करने के लिए आज हमने एक गेस्ट को बुलाया है, जो 13 साल की उम्र में स्टेट के अंडर 19 क्रिकेट टीम के कैप्टन बन गए थे। और 9 मोंगिया के बाद जिन्होंने हमें लगा था कि बस हमें कीपर की जो एक तलाश चल रही है, एक परमानेंट कीपर की, वो पूरी हो गई। अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट होता है और वो करियर ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता, लेकिन उसके बाद भी वो क्रिकेट में अपनी सर्विसेज देना मतलब जारी रखते हैं। तो बात करने के लिए हमने जिनको बुलाया है वो है सबा करीम जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सुशील। सबसे पहले सर, एक जो मैंने सबसे पहला पॉइंट उठाया कि साइकोलॉजिस्ट किसी भी डिप्रेशन में रहने वाले आदमी को यही कहते हैं कि कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करो। अब स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपकी मेंटल हेल्थ पे कैसे प्रभाव डालती है? देखिए, मैं इस पे कोई विशेषज्ञ तो हूँ नहीं है हाँ जी सुशील, पर मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिससे जितनी सारी एनर्जीज आपके अंदर रहती हैं वो रिलीज होती रहती हैं, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो। और वो एक शानदार माध्यम है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। जी सर। जो आपके अंदर जो भी छुपी हुई प्रतिभा है, जो आपका मन कर रहा है करने के लिए, जो आपकी इच्छाएं हैं, उसको आप जाहिर कर सकते हैं मैदान के ऊपर। इसका ये मतलब नहीं है कि जो खिलाड़ी हैं वो इस दौर से नहीं गुजरते हैं। बिल्कुल। क्योंकि खिलाड़ियों, ख़ास करके जगह अगर आप एक्टिव स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अगर आप कहीं कम्पीट कर रहे हैं, अगर आप ऊपर स्तर पर खेल रहे हैं, तो आपके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। बिल्कुल। ये हर एक इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस दबाव को किस तरह से वो एक्सेप्ट करता है, किस तरह से झेलता है, उस दबाव में कितना वो और नीचे नीचे गिर जाता है। ये बहुत ही इंडिविजुअल तरीके से लोग हैंडल करते हैं। पर मेरे ख्याल में इस मेंटल हेल्थ को सॉल्व करने के लिए अगर आप स्पोर्ट्स खेलेंगे तो आपका दिमाग कहीं और लगा रहेगा, बिल्कुल। और उससे मुझे लगता है कि ज़रूर मदद मिलती होगी। कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस दौर से गुजर चुके हैं, जो जिनकी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड रहती है, और दबाव की वजह से कई अलग अलग चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। बिल्कुल। डिप्रेशन के बारे में भी मैंने सुना है, मैंने पढ़ा भी है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी अब स्थिति उत्पन्न हो रही है जहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हर एक लेवल पर इस दिशा में भी काम होना चाहिए। बिल्कुल सर। और एक स्पोर्ट्समैन की जब हम एक ना मानसिक स्थिति की जब हम बात करते हैं, जो प्रोफेशनली इन्वॉल्व हैं पूरी तरह से, तो उन पे एक प्रेशर रहता है परफॉर्मेंस का। जो मतलब कि हमें एक एक एरिया की अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो आज जैसे 3 साल से थोड़ा सा कोहली जी का जो एक सिस्टम उस हिसाब से नहीं चल रहा है, उस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस नहीं चल रही है जो पहले चल रही थी, लेकिन वो प्रेशर उनके ऊपर भी हो गई। तो एक स्पोर्ट्समैन कैसे हैंडल करता है उस प्रेशर को? देखिए, इसके लिए कोई मैजिक मंत्रा है नहीं। हाँ जी। और मैं बार बार इसको दोहराता हूँ कि प्रेशर को हैंडल करना, उसको एक चैलेंज की तरह लेना, ये बहुत निर्भर करता है एक इंडिविजुअल के ऊपर। और मेरे ख्याल में चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो 100 टेस्ट मैचेस ही आप क्यों ना खेल पाए हों, जब आप जाते हैं मैदान में उतरते हैं,
एक बैटर जब मैदान में उतरता है बल्लेबाजी करने के लिए, उसके ऊपर भी दबाव रहता है, वो नर्वस एनर्जी रहती है, वो चाहता है कि जब भी वो मैदान में उतरे वहाँ पर जाके वो परफॉर्म करे, पर ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल। किसी के लिए भी नहीं है, जितना बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो जाए। और इस बात को का एहसास होना, इस बात को समझना ये बहुत ज़रूरी है। पर प्रयास ये होना चाहिए, और मेरे ख़्याल में हर एक खिलाड़ी यही कोशिश करता है कि वो जो इनकंसिस्टेंसी का जो दौर होता है ना, वो लंबा तक रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैंने आज रन्स नहीं बनाया है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अब ये जो मेरा फेलियर हो, काफ़ी ज़माने के बाद फिर से वो फेलियर आए। बिल्कुल। और इस पर लोग मेहनत करते हैं, इसके ऊपर लोग तैयारी करते हैं, इसके ऊपर लोग विजुलाइज़ करते हैं कि कौन से मैदान में खेल रहे हैं, कौन से अटैक के सामने वो जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए, किस तरह की कंडीशंस हैं, किस तरह का विकेट है। और अगर आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी रहेगी और अगर आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे, तब मेरे ख़्याल में सक्सेस के जो रेट हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर अंत में सुशील, मेरा ये मानना है कि अगर आप दबाव को एक चैलेंज के रूप में लेते हैं ना, तो फिर आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाती है, वो स्फूर्ति आ जाती है, और फिर आप बहुत अच्छे पोजीशन में रहते हैं उसको टैकल करने के लिए। और माइंड की का क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपका माइंड किसी और कारण से, चाहे वो मैदान के बाहर की बातें हों, हाँ चाहे जी। वो आउटसाइड नॉइज़ हों, चाहे वो मीडिया की बातें हों, चाहे वो फैमिली के बारे में कुछ ना कुछ हो, इन सब चीज़ों से आपका दिमाग जो है वो क्लटर हो जाता है, और एक बार क्लटर हो जाएगा तो फिर उस लेवल पे जाके परफॉर्म करना, चाहे वो बैटर हो, चाहे वो बॉलर हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। और सर, हमारे देश में काफ़ी क्रिकेटर्स हैं, लेकिन स्टार कुछ ही लोग बन पाते हैं जो जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स है, हुँ, मतलब। हुँ, और आप तो हर क्रिकेटर से बात करते होंगे जब भी सेशंस वगैरह होते हैं या फिर जैसे फ्री टाइम पे, हुँ, तो क्या फ़र्क दिखता है आपको जो बड़े स्टार बन जाते हैं जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, हुँ, उनके साथ आप खेले भी हैं, हुँ। इनकी थिंकिंग प्रोसेस में स्पोर्ट्स के लिए और बाकियों की थिंकिंग प्रोसेस में कितना फ़र्क होता है? मेरे ख़्याल में एक स्टार प्लेयर की परिभाषा जो है ना, वो बहुत हद तक वो रहती है कि आपका फ़ोकस किस किस प्रकार का है। हुँ, हुँ। मेरे ख़्याल में मॉडर्न स्पोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट जो है ना, वो 24/7 बिल्कुल, अब एक तरह का हो चुका करियर हो चुका है। है। बिल्कुल। और उसमें आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं अपने डिसिप्लिन से, अपने सैक्रिफ़ाइस से थोड़ा भी भटकना, हुँ, हुँ। अपने फ़ोकस से भटकना। और ऐसी चीज़ें या फिर ऐसा एनवायरनमेंट या फिर ऐसे लोग जो आपको अपने राह से, अपने डिसिप्लिन से थोड़ा भी अलग कर रहे हैं ना, तो फिर आप अपने एम्बिशन को अचीव नहीं कर सकते। फिर आपकी जो करियर है ना, उसमें वो अंग्रेज़ी में ना शब्द लॉन्जेविटी नहीं आ सकती है। आप कुछ देर तक अच्छा करेंगे, पर आप लंबे समय तक अच्छा नहीं कर पाएँगे। और मैंने ये अंतर देखा है, एक महान खिलाड़ी में और एक एक एवरेज खिलाड़ी में यही बहुत बड़ा अंतर रहता है। जो महान खिलाड़ी जो रहता है, वो पूरी तरह से सैक्रिफ़ाइस करता है अपने अन्य एक्टिविटीज़ को सिर्फ़ उसी स्पोर्ट में एक्सेल करने के लिए। और उसका पूरा का पूरा जो दिमाग है, जो फ़ोकस है, जो एकाग्रता है, वो सिर्फ़ उस खेल के तरफ ही पूरी की पूरी रहती है, और तभी वो एक्सेल कर पाता है। और सर, शायद हमारे देश में तो एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है। हुँ। तो हुँ, कई बार आपको फ़र्क भी दिखता होगा प्लेयर्स के एक मेंटल प्रोसेस में। जब मैं बात करूं इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे दूसरी कंट्रीज़ में, इंडिया में एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा होती है कि आज कोहली हर मैच में सेंचुरी मारे। हुँ, हुँ। हमें याद है जब हम छोटे थे, तो सचिन जब खेल रहे होते थे तो हमें होता था यार ये बंदा मारे, हर मैच में। हर मैच में सेंचुरी मारे। अब इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए, क्योंकि एक प्रेशर बाहर से बन रहा है परफॉर्मेंस के लिए, ऊपर से हमारा मीडिया, अगर 2-3 मैच भी फेल, जैसे भी एक एग्जांपल है कि टी20 वर्ल्ड कप हम लोग जीते और तब तक लगातार जीत रहे थे, चाहे वो टेस्ट सीरीज चाहे कुछ भी। उसके बाद 3-4 महीने का एक बैड फेस एक टीम का आया आफ्टर सो मेनी ईयर्स। मैं कह रहा हूँ पिछले 8-10 साल के बाद शायद ऐसा फेस हमने देखा। अब इस फेस पे मीडिया चढ़ जाता है कि भाई कोच बदल दो, कैप्टन बदल दो। और जैसा मैं आपसे पहले बात भी कर रहा था कि जिन लोगों को शायद वो एनालिस्ट बने बैठे हैं न्यूज़ चैनल्स पे, जिन्हें ये नहीं पता फ्रंट फुट हुँ, कौन सा होता है, जिन्हें ये नहीं पता बीजेटी की फुल फॉर्म क्या है, हुँ। वो लोग कह रहे होते हैं कैप्टन्स को हटा दो। तो ऐसे प्रेशर को हैंडल कैसे करते हैं ये लोग? हाँ, बहुत कठिन होता है सुशील। यहाँ से बैठ के हम लोग बात कर सकते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बड़ा कठिन हो जाता है। बिल्कुल। पर अंत में मुझे लगता है कि अगर आप को अपने खेल के ऊपर, अपने स्किल सेट के ऊपर विश्वास है, तब उसका आपको फ़ायदा ज़रूर मिलता है। और मेरा हमेशा से ये भी मानना रहा है कि एक खिलाड़ी को, एक टीम को ना, कई सारे आपके आपके ऊपर ना लोग
क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल, पर उससे भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो होता है ना, उसको आप एक्सेप्ट करें। बिल्कुल, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आपके अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं, चाहे एक इंडिविजुअल के अंदर हों या फिर टीम के अंदर हो, उसको आप दूर कर सकते हैं। कई बार जो भारत में क्या होता है ना कि हम लोग हमारे फैंस इतने ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और इतना ज़्यादा प्यार आपके ऊपर न्यौछावर करते हैं कि हम उससे कंज्यूम हो जाते हैं, और जो क्या सच्चाई है, क्या सत्य है, क्या सही रास्ता है, उसको अपनाने में अगर हम अपनाते भी हैं तो हम देर कर देते हैं, बिल्कुल सर। और इसीलिए दबाव बढ़ता जाता है। अगर हम बहुत जल्दी अगर हमें ये एहसास होने लगेगा कि और अगर हम आगे देखने लगेंगे ना कि आगे अच्छा हम जीत ज़रूर गए हैं, पर इस जीत में भी 1-2 कमियाँ हैं जिसको हमें दूर करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, या पहली हार के बाद अगर हम इस इश्यू को एड्रेस कर लेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा, बनिस्बत ये सोचना है कि नहीं-नहीं हम टीम बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा है, 1 मैच हार गए तो क्या हुआ? हम वापस रिकवर करेंगे। रिकवरी उस तरह से नहीं होती है, रिकवरी तभी होती है अगर आप इश्यूज़ को एड्रेस करें। और चूँकि हमारी टीम इतना अच्छा करती है, तो कई बार ये जो मूल जो बातें हैं ना, हुँ, उसको हम भूल जाते हैं, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और हमें लगता है कि अरे हमारी टीम तो बहुत अच्छी है, हम तो अच्छा कर ही लेंगे। बिल्कुल, पर वो अंतर्राष्ट्रीय जो स्पोर्ट है ना, वो बहुत ही डिमांडिंग है। चाहे वो टीम स्पोर्ट हो या फिर इंडिविजुअल स्पोर्ट हो। बिल्कुल। अगर आपने थोड़ा भी अपनी एकाग्रता हटा ली ना, तो फिर कोई दूसरा आपकी जगह ले लेगा। बिल्कुल सर, और शायद ना हमारे देश में हँसी आएगी आपको इस बात पे, हुँ। लेकिन जो प्लेयर्स हैं ना, जो जो पब्लिक है, वो ये कह देती है जैसे वर्ल्ड कप हम फाइनल हार गए। काफ़ी पब्लिक ये कहती है यार सेमीफाइनल से पहले 1 मैच हार जाते ना, तो हम जीत जाते। तो एक इस तरह के प्रेशर बहुत बनते हैं कि भाई एक बैड परफॉर्मेंस अगली परफॉर्मेंस को अच्छा कर देगी। हुँ, हुँ, अब सर इसमें एक चीज़ आती है कि आजकल का जो यूथ है, जो अभी अकेडमीज़ वगैरह में है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी कभी हुँ, सोच ही रहा था, हुँ, हुँ, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से वो करियर वहीं ख़त्म हो गया। हुँ, लेकिन एक डिफरेंस जो आजकल के बच्चों में और हमारे टाइम पे है कि जो रिस्पेक्ट है अपने कोचेस की, वो थोड़ी उस लेवल की नहीं है। जैसे आपको ही पता होगा, जब आपने सीखा होगा, हमें तो मार भी पड़ जाती थी कोच से। हुँ, जैसे अगर हुँ, फ्रंट फुट नहीं आपके फुटवर्क नहीं चल रहा है, तो आके आपके हुँ, पैर पे हुँ, वो लात मारते थे पीछे से, बिल्कुल यहाँ पे एड़ी के पीछे आपके। हुँ, तो और आजकल तो बच्चे ये कि माँ बाप किट उठा के लेके जा रहे हैं, हुँ। तो कहीं फोकस वहां से भी बच्चों को वहीं से सीखना चाहिए कि नहीं यार, रिस्पेक्ट पहले करो। स्पोर्ट्स खेलने से पहले स्पोर्ट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो है सुशील, पर देखिए ज़माना जो है ना वो बदल भी रहा है। हम्म। हम लोग हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह से हम लोग बिहेव करते थे, हम्म। या जिस तरह से हमारे पेरेंट्स बिहेव करते थे, आज के ज़माने में भी उसी तरह से पेरेंट्स को या बच्चों को बिहेव करना चाहिए। अब आपने बात की ना कि हमारे ज़माने में तो कोचेज़ बिल्कुल। थप्पड़ भी लगा देते थप्पड़ भी थे, पर लगाते अब वो नहीं होता है। पर यही बात तो अब स्कूल में भी नहीं होती है। हैं। बिल्कुल। पहले स्कूल में भी हमारे टीचर्स मारते थे, अब तो स्कूल में भी नहीं होता है। हम्म। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आज के ज़माने के जो बच्चे निकल रहे हैं स्कूलों से, वो कम हैं, या इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, या हम्म। फिर इन टर्म्स ऑफ उनकी नॉलेज कम है हमारे ज़माने से। उसी तरह से मेरे ख़्याल में आज मॉडर्न एज में ना हर एक पहलू पे, हर एक लेवल पे बहुत ज़रूरी है कि हम ना जजमेंटल होना छोड़ दें, ओके। क्योंकि ज़माना बहुत रैपिडली चेंज कर रहा है, बिल्कुल। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज़माने के साथ उसको उसके साथ एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंत में हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि जो कोर इश्यू है ना, उस पर काम करते रहना चाहिए, ताकि बिल्कुल। कोर जो नॉलेज है बच्चों की, वो हमेशा बढ़ती रहे, उस पर वो एक्सेल करें। कई सारी जो जो गेम से हट कर की बातें होती हैं ना, उसके ऊपर उतना ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं। हाँ, हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, हाँ, हम हमें उनको मेंटल टफ बनाना है, हाँ, हमें उन्हें फिज़िकली और बहुत और स्ट्रॉन्ग बनाना है, उन सब पे काम करना बहुत ज़रूरी है। पर कई सारी अलग-अलग चीज़ें जो होती हैं ना, उस पर ध्यान हटा के आपको सिर्फ़ अपने काम के ऊपर फ़ोकस करना है, और हमें यही बात बतानी होती है बच्चों को भी। और बहुत ज़्यादा आवश्यक है कोचेज़ के लिए, ट्रेनर्स के लिए, स्कूल टीचर्स के लिए, एजुकेशनिस्ट के लिए, कि हम ये जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है ना, उसको भली-भाँति समझ लें, और उस हिसाब से वो बैलेंस ढूँढने की कोशिश करें। बिल्कुल सर, और एक चीज़ और है कि गेम का ना जो स्टाइल वो बहुत बदल चुका है। आज से अगर मैं 15-20 साल पहले देखूं, तो हर बंदा बॉलर भी बनना चाहता था, एक बैट्समैन भी बनना चाहता था, और आज के टाइम पे सिर्फ बैट्समैन बनना चाह रहे हैं सब। हुँ। बुमराह जैसे बॉलर्स बहुत कम आ रहे हैं, बुमराह और शामी जैसे। तो इस तरफ क्या बीसीसीआई को काम करना चाहिए कि बॉलर्स के लिए भी, क्योंकि गेम बचा ही नहीं है एक्चुअली बॉलर्स का, अगर आप हुँ, देखेंगे तो हुँ। क्या बीसीसीआई को इस तरफ काम करना चाहिए? काम हो रहा है सुशील, ऐसी बात नहीं है। हम्म।
हमारी एक नेशनल क्रिकेट एकेडमी है जो बैंगलोर में है। हाँ जी। वहाँ पे हर साल जब क्रिकेट सीज़न नहीं होता है समर में, वहाँ पे बाज़ाब्ता कैंप लगाया जाता है। पेस बॉलर्स के लिए कैंप लगते हैं, स्पिनर्स के लिए कैंप लगते हैं और हर एक एज ग्रुप के कैंप लगते हैं। और उसी प्रकार के कैंप्स अब स्टेट एकेडमीज़ जहाँ-जहाँ हैं, स्टेट एसोसिएशन वाले वो भी करना शुरू कर दिया उन्होंने भी। अब चूँकि ये गेम इतना ज़्यादा चेंज हो गया है, अब आपके पास रेड बॉल क्रिकेट है, व्हाइट बॉल में 2-2 फॉर्मेट हैं। ये बिल्कुल। हो सकता है कि टी10 जल्दी शुरू हो जाए तो एक और फॉर्मेट आ जाएगा। हुँ, हुँ। अब तो आपको ऐसे प्लेयर्स बनाने हैं जो मल्टी स्किल प्लेयर्स हों। बिल्कुल। अगर आप स्पेशलिस्ट बैटर हैं तो फिर आप बॉलिंग भी कर लीजिए। और एक चीज़ जो सबके लिए लागू होती है वो आपको एक शान एक अच्छा फ़ील्डर होना। तो बिल्कुल। चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो विकेट कीपर हो, आपको एक अच्छा फ़ील्डर होना बहुत ज़रूरी है। हमारे ज़माने में वैसा नहीं था। अब हम लोग कीपिंग करते तो हम लोगों ने कभी फ़ील्डिंग के ऊपर ध्यान दिया नहीं और वो एक गलती थी उस वक़्त। पर अब आज के ज़माने में आप देखेंगे कि ऋषभ पंत को अगर आप आउटफ़ील्डिंग भी करवा देंगे, वो भी कर लेंगे, कीपिंग भी कर लेंगे। ध्रुव जुरैल अच्छे कीपर भी हैं, अच्छे फ़ील्डर भी हैं। फील्डर भी हो। उसी प्रकार से कई सारे ऐसे विकेट कीपर्स हैं जो अच्छे फ़ील्डर भी हैं। उसी तरह से अब बीसीसीआई और कोचेज़ की ये कोशिश होनी चाहिए कि आप मल्टी स्किल प्लेयर्स बनाएँ। अगर आप बॉलर हैं, तो फिर आप बैटिंग भी करें। अगर आप बैट्समैन हैं, तो आप बॉलिंग भी करना शुरू करें। अगर आप बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, तो विकेट कीपिंग भी करना शुरू करें। बिल्कुल। अब तो इस तरह के प्लेयर्स आपको बनाने होंगे और इस तरह के प्लेयर्स अब तैयार किए जा रहे हैं या फिर उस जी, तरफ काम हो रहा है। बिल्कुल। तो मेरे ख़्याल में ये कई सारे चेंजेज़ अब धीरे-धीरे हम देखने लगे हैं। और सर आजकल एक डिबेट बहुत चलती है। हुँ, जब से कोहली ने सचिन सर का रिकॉर्ड तोड़ा है हुँ, कि बेटर प्लेयर कौन था? हुँ। तेंदुलकर साहब या कोहली साहब? इस पे सवा करीम क्या हुँ, सोचते हैं? हुँ। नहीं, एरा है अलग-अलग है। इस पर कोई भी टिप्पणी देने की आवश्यकता है ही नहीं। हुँ, हुँ। एरा अलग होता है, गेम चेंज होता रहता है और हर एरा के रिकॉर्ड्स अलग-अलग हैं। अब डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तो किसी ने तोड़ा नहीं है, ना कोई तोड़ पाएगा। बिल्कुल। उस ज़माने की क्रिकेट अलग थी, उस ज़माने में अनकवर्ड पिचेज़ पे मैच हुआ करते थे। हुँ, हुँ। वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है या फिर टेक्नीक है वो अलग थी, स्किल सेट अलग थे, दबाव अलग था। अब फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर का एक एरा आया, वहाँ पर उनके ऊपर दबाव अलग था। उस वक़्त टीम उतना अच्छा नहीं कर रही थी, वो एक सोल प्लेयर थे, बिल्कुल। जिनको हमेशा जाके अंदर रन बनाना था। और उस वो डिटरमिन करता है कई सारे रिकॉर्ड्स को और उपलब्धियों को। पर मॉडर्न एरा में अगर हम देखें जो विराट कोहली जब जब उन्होंने खेलना शुरू किया और जो उन्होंने अचीव किया है उस एरा में हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट कि उनके जो कंटेम्परेरीज़ को देखेंगे ना 2-3 जो बैटर्स हैं उनमें वो भी उसमें शामिल हो जाएँगे। पर चूँकि मैंने समय गुज़ारा है सचिन के साथ मैंने काफ़ी देखा है उनको बचपन से बड़े होते हुए, अच्छा रन बनाते हुए। तो मेरे ख़्याल में उनका उनका जो ओहदा है ना, उनकी जो पोज़ीशन है वो बहुत ऊपर है। अ, ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा सर क्योंकि आजकल एक ना डिबेट चलती है कि उस टाइम के जो बॉलर्स थे, वो आज नहीं है। जो सचिन ने बॉलर्स खेले, हुँ, वो कोहली ने नहीं खेले। हुँ। लेकिन मेरे ख्याल से कि आज भी जो बॉलर्स हैं, वो आज के हिसाब से तो अच्छे ही हैं। हाँ, हाँ, वो हमेशा रहता है ये बात हमेशा करते हैं। लोग ये क्यों नहीं कहते कि जो जब सचिन के ज़माने के जो बॉलर्स थे, उनके पहले वाले ज़माने के जो बॉलर्स और सुनील भी गावस्कर अच्छे सर थे। ने तो बिल्कुल, फिर ये तो डिबेटेबल रहेगा ना, इस पे तो बिल्कुल, डिस्कशन हमेशा होता रहेगा। बिल्कुल, पर हमें करंट जो एरा है या फिर स्टेज है, उसके बारे में बात करनी होगी ना। बिल्कुल कि और कभी रिकॉर्ड्स भी तो क्या टूटने के लिए बनते हैं। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह से बड़ा पेस बॉलर कभी पैदा ही नहीं हुआ? कपिल देव को लोग फिर भूल गए। तो अलग-अलग चीज़ें होती हैं। मुझे बिल्कुल, क्योंकि लगता है उस कि टाइम क्रिकेट भी इतना नहीं होता था। हुँ, आज क्रिकेट ज़्यादा हो रहा है, तो वो मेरे ख्याल से प्रेशर भी और ज़्यादा है, उस हिसाब प्रेशर से। ज़्यादा है, अब अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं। बिल्कुल, अब फ़ैन फ़ॉलोइंग बढ़ गई है, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। बिल्कुल, अब सब लोग प्लेयर्स को जो कहना चाहे कह देते हैं सोशल मीडिया में। पहले तो वो प्लेटफ़ॉर्म था नहीं। बिल्कुल, पहले तो सिर्फ़ मीडिया ही थी ना जो उनके बारे में बात करती थी। अब तो सोशल मीडिया भी जुड़ गई है बिल्कुल। और वो दिक्कत है। हुँ, सर थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। हुँ। आपने क्रिकेट को कैसे चुना? मैंने क्रिकेट को चुना काफ़ी साल जब पहले की बात है। मैं आता हूँ पटना को मैं बिलॉन्ग करता हूँ। हाँ जी, पटना जो कैपिटल है बिहार का, वहाँ पे उस वक़्त अच्छी बात ये थी कि एक छोटा शहर ज़रूर था, एक इमर्जिंग टाउन ज़रूर था, पर वहाँ पर क्रिकेट का माहौल था। हाँ जी, इंटर क्लब मैचेस हुआ करते थे, जूनियर लेवल के मैचेस हुआ करते थे और मेरे जो पिताजी हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक था कि उनके फैमिली से भी कोई ना कोई क्रिकेट खेले और मैं अपने फैमिली में सबसे छोटा हूँ, मेरे ऊपर 2 मेरे बड़े भाई हैं। ओके, हम तीनों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। हालाँकि उसके पहले मेरे परिवार में किसी ने भी क्रिकेट खेला नहीं था, शौक ज़रूर था, लोग कमेंट्री हमेशा सुना करते थे।
तो मेरे पिताजी को बहुत ज़्यादा शौक था खेलने का नहीं, क्रिकेट देखने का और क्रिकेट कमेंट्री सुनने का। और मेरे पिताजी भी जो लोकल मैचेस हुआ करते थे वहाँ जाते थे मैच देखने के लिए। उसी तरह से हम लोग का भी शौक डेवलप हुआ और बहुत छोटे उम्र से ही हम लोग तीनों ने खेलना शुरू किया। मेरे साथ अच्छा ये भी हुआ कि मेरे कोचेज़ अच्छे मिले। फिर मैंने एक बहुत ही अच्छा स्कूल जॉइन किया, सेंट ज़ेवियर स्कूल, जहाँ पे एक क्रिकेट का कल्चर था। वहाँ उनकी स्कूल टीम थी, वो इंटर स्कूल मैचेस हुआ करते थे और तो मेरी रुचि उस प्रकार से बढ़ती रही। पर मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर उनका सपोर्ट नहीं मिलता तो मुझे लगता नहीं कि मैं कभी भी क्रिकेट खेल पाता। तो रास्ता कुछ या फिर मेरी जो जर्नी है उस तरह से शुरू हुई। फिर मैंने बिहार खेलना शुरू किया, अंडर 15 पर खेला, फिर अंडर 19 खेलना शुरू किया। तब उसके बाद फिर मेरा चयन इंडिया अंडर 19 टीम में हुआ और फिर वहाँ से अपने अंदर भी एहसास होने लगा कि अब मैं इंडिया अंडर 19 खेल सकता हूँ, तो फिर मैं सीनियर क्यों नहीं खेल सकता हूँ। तो वो एक लालसा, वो एक एम्बिशन जो है वो मन में एक बार घुस जाता है तो फिर वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो सर, और शायद एक डेडिकेशन जो होती है ना, क्योंकि उस टाइम एक 13 साल का लड़का जी। अंडर 19 टीम का कैप्टन, तो उस टाइम क्या चल रहा था माइंड में? बस उस वक़्त इतना कुछ दबाव था नहीं, उस वक़्त तो बस मज़ा आता था मैदान में जाके खेलने में। अब कप्तानी मिल गई तो मिल गई। 13-14 साल में मैं 13 या 14 साल का था जब मैंने बिहार रणजी ट्रॉफ़ी खेलना शुरू किया था। मेरा पहला साल 14 साल में मैंने डेब्यू किया था और उसके पहले मैंने अंडर 19, जैसे कि आपने कहा कि मैं अंडर 19 का कप्तान रह चुका था, अंडर 15 खेल चुका था। हाँ जी। तो कप्तानी बहुत ही नेचुरल एक प्रोग्रेशन था। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि खेलने में बड़ा मज़ा आता था। तो आप चाहते ये थे कि जब भी आपको स्कूल से छुट्टी मिले आप खेलते रहें। और उस वक़्त भी मुझे याद है कि बहुत ही शानदार एनवायरनमेंट था खेल का। जब जाएँ, जब कहीं भी जाएँ आप खेल सकते थे। बिल्कुल। बस खुली हवा में जाके, मैदान में जाके खेलना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम तो ग्राउंड्स भी बहुत होते थे, आज तो हाँ, मैदान थे, कॉलेज ग्राउंड्स हो गए, स्कूल बिल्कुल, ग्राउंड्स हो गए, हम सब लोगों ने वैसे ही खेलना शुरू किया। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी वहाँ पे ये दबाव रहा नहीं कि अरे तुमने रन क्यों नहीं बनाया, बड़ा ख़राब खेल रहे हो। जो भी आपने किया सब उसकी सराहना करते थे। तो उससे एक मन का संतुलन, वो मन की शांति हमेशा बनी रही। और जैसे कि मैंने कहा कि एक लोकल हमारे कोच थे अधिकारी एम.एम. प्रसाद, उन्होंने बहुत मदद की, उन्होंने अपने क्लब में मुझे खिलाया, स्कूल का बहुत सपोर्ट मिला और कभी भी पढ़ाई का दबाव रहा नहीं। एक बार खेलना आपने शुरू किया, तो स्कूल से भी और घर से भी, पेरेंट्स से भी, कोचेज़ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। और सर उसके बाद आपका एक डेब्यू होता है। हुँ, शुरू के 2 मैचेस में उस टाइम शायद हम एक परमानेंट कीपर की तलाश में भी थे। हुँ, नयन मोंगिया सर के बाद हम उसी 2-3 कीपर्स चेंज होते गए, 2-3 सीरीज़ में लगातार चेंज हुए। जी, जी। देन आपके डेब्यू के पहले मैच में आप 52 का स्कोर करते हैं, हुँ, नेक्स्ट मैच में 38 का स्कोर करते हैं और ये कह दिया जाता है कि हाँ, हमें परमानेंट कीपर मिल गए हैं, कीपर बैट्समैन। हुँ, उसके बाद सही चल रहा था सब कुछ हुँ, एंड देन मई 2000 का टाइम आता है हुँ, और एक एक्सीडेंट होता है, आपकी आँख पे जी। चोट लगती है। उसके बाद भी आपने शायद एक मैच खेला नवंबर में, टेस्ट सेम मैच ईयर मैंने खेला। टेस्ट मैच खेला था बांग्लादेश के खिलाफ आई जी, थिंक, जी। लेकिन वो शायद आँख की वजह से लास्ट टेस्ट मैच हाँ था। वो लास्ट टेस्ट मैच था। हुँ, अब एक जैसे मैंने भी आपको जब बताया था कि मैं तो सिर्फ अभी सोच ही रहा था हुँ, कि मेरे लिए तो अभी करियर स्टार्ट होना था, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच चुके थे और एक माइंडसेट होता है बंदे का कि हाँ यार मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो हुँ, लंबा रहूंगा टीम के साथ। जी। और हम लोगों को तो सपना होता है, एक्चुअली पहला प्यार हम लोगों का क्रिकेट ही रहा है। हुँ, अब ऐसे टाइम पे जब एक एक्सीडेंट की वजह से आपका करियर जो है वो खत्म हो गया है, हुँ, तो उस टाइम वो जो माइंडसेट होता है, और कई लोग ना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार हमें 2 महीने से यार हमें ये वाला काम नहीं हुआ, 2 महीने वो हुँ, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन एक बंदे की सालों की मेहनत हुँ। वो रुक गई। उसको आपने कैसे हैंडल किया, ये लोगों को बताइएगा जरूर, क्योंकि लोग सुन रहे हैं और उनके लिए काफी ये प्रेरणादायक रहेगा। वो बड़ा ही कठिन दौर था सुशील, क्योंकि ये हादसा जो हुआ था मेरे साथ वो 2000 में की बात है। उस समय रेगुलरली इंडिया के लिए खेल रहा था बिल्कुल। और वो मेरी दाहिने आँख में जो चोट लगी, उसके बाद मुझे करीब 4-5 महीना मैं खेल से बाहर रहा, ट्रीटमेंट करवाया। थोड़ी बहुत मेरी रोशनी वापस आ रही थी, तब मेरा चयन हुआ था टेस्ट टीम में। तभी मेरी रोशनी पूरी आई नहीं थी, पर मुझे लगा कि हो सकता है कि इसके बाद मेरी रोशनी जो अभी है, इतनी भी ना रहे। तो इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं एक टेस्ट मैच खेल लूँगा। जैसा कि आपने कहा कि हर हर क्रिकेटर का, हर यंगस्टर का एक बार मैदान में उतरता है, उसका सपना यही होता है कि वो भारत के लिए खेले। तो मेरा बिल्कुल। भी सपना वही था और मुझे और ख़ासकर के उस समय सपना ये था कि आप टेस्ट मैच खेलें बिल्कुल। और मेरे पास वो एक सुनहरा मौका आया था, जब मेरा नाम आया था टेस्ट मैच में।
उसके पहले मेहनत बहुत की थी टेस्ट मैच खेलने के लिए, उसके पहले मौका मिला नहीं था। पर ये एक ऐसा मौका आया था बहुत ही ऐन समय पर, जब मेरी आँख में चोट लगी हुई थी। पर मैंने डिसाइड किया कि अब जो भी हो जाए, इसके बाद मुझे मौका मिलेगा नहीं, और मैं ट्राई करके देख लेता हूँ खेल के कैसा लगता है। तो इसीलिए मैंने टेस्ट मैच में जाके वो टेस्ट मैच खेला बांग्लादेश में। वो मेरा पहला टेस्ट मैच था, और अनफॉर्चुनेटली वो मेरा लास्ट टेस्ट मैच रहा। टेस्ट मैच खेलते हुए ही मुझे ये एहसास हो गया था कि इसके आगे मैं खेल नहीं सकता हूँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, हम्म, क्योंकि एक आंख से आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकते, खास करके अगर आप विकेट कीपर हैं तो। एक बल्लेबाज भले ही कुछ समय तक खेल ले, पर उसके लिए भी कठिन हो जाता है, और बिल्कुल, विकेट कीपर के लिए तो और भी। बिल्कुल। और फिर ये भी डर था कि अभी एक आंख है, कहीं दूसरी आंख में चोट लग जाए तो और मुसीबत हो जाएगी। मेरे लिए वहाँ से रिकवर करना और एक और करियर के बारे में सोचना, उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगा सुशील। पर हुँ, मेरे लिए अच्छा ये था कि जब मैं खेला करता भी था ना, तब भी मैंने अपने एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया। हुँ, हुँ। मैं एक अच्छे स्कूल में गया, मैंने स्कूली पढ़ाई की, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके हिंदू ओके। कॉलेज में। तो मेरी रुचि हमेशा एजुकेशन की तरफ बनी रही। हुँ, हुँ, उसके बाद जब मैंने खेलना शुरू किया, तब फॉर्च्यूनेटली मैं टाटा स्टील के लिए मैंने काम करना शुरू कर दिया था 86 में ही। तो हुँ, अलग-अलग ओहदों पर, अलग-अलग डिपार्टमेंट में मैंने काम किया। जब भी मुझे मौका मिलता था, फुर्सत मिलती थी क्रिकेट मैचेस से या फिर क्रिकेट के प्रैक्टिस से, तब मैं ज़रूर ऑफ़िस जाता था काम करने के लिए। तो ये ना एक तरह से चोट लगने के बाद ये मेरा बैकअप प्लान काम कर गया। हुँ, एक तो एजुकेशन की तरफ मेरी रुचि, उसके साथ-साथ ये टाटा स्टील में काम काम करने की जो सोच मेरी थी जब मैं खेलता था तब भी। क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था कि क्रिकेट के अलावे भी आपकी एक दुनिया होनी चाहिए, बिल्कुल। और वो दुनिया मेरी थी टाटा स्टील की दुनिया। और मेरी रुचि थी बहुत ज़्यादा किताब पढ़ना है। मेरी एक हॉबी रही है ओके। बहुत बचपन से, स्कूल से ही। हुँ, हुँ, किताब पढ़ने का शौक़ मुझे बचपन से ही रहा है। तो वो एक एक हॉबी मेरी बनी रही। तो इन दो चीज़ों से ना, या फिर ये 2 जो फ़ेसेट्स हैं मेरे लाइफ़ में, क्रिकेट के अलावा जब मैं क्रिकेट खेलता था तब भी, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली। और उसके ऊपर से मेरी फ़ैमिली, मेरी खुद की फ़ैमिली, मेरी एक्सटेंडेड फ़ैमिली, उन सबों का सपोर्ट मुझे मिला। इसीलिए कुछ साल चोट लगने के बाद भी मैं टाटा स्टील में काम करता रहा, अलग-अलग पोज़ीशन पे मैंने काम किया। और फिर मैंने चुना ये ब्रॉडकास्टिंग का करियर, कमेंट्री हो गई, कोचिंग हो गई, सिलेक्टर बन गया, फिर बीसीसीआई मैंने काम किया। तो इन सब चीज़ों के पीछे वो मेरी जो रुचि रही है क्रिकेट के अलावा वाली ज़िंदगी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, हाँ उसका जी। बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला मुझे। और सर, आप अकेडमी भी चलाते हैं। हुँ, आपकी हुँ। एक अकेडमी नोएडा में भी है। जी, 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 जी। तो यहाँ से भविष्य के लिए बच्चे तैयार किए जा रहे हैं? कोशिश तो है। अब भविष्य बनाना हमारे हाथ में नहीं रहता है। कई बार एक कोच के रूप में ना हम ये गलती कर बैठते हैं। हमें ये लगता है कि नहीं, हम इस खिलाड़ी का भविष्य बनाएँगे। जो भविष्य है वो खिलाड़ी को खुद बनाना होता है। बिल्कुल, हमारा काम यही होता है कि हम इस तरह की सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ बच्चों को, ताकि वो खुद सीख लें। हमें इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना है ताकि हम वो खुद सीख लें। हमें इस तरह का अभ्यास कराना है उनसे, ताकि वो खुद ब खुद अपने अपने अंदर का जो टैलेंट है ना, उसको सामने लेकर आएँ। और आजकल के जो जो बच्चे हैं ना, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। मुझे लगता है नहीं, मुझे तो विश्वास है कि हमारे ज़माने में इतना टैलेंट नहीं था जो अब आज के ज़माने में मैं बिल्कुल। देखता हूँ। मेहनत करने वाले बच्चे हैं, बच्चे-बच्चियाँ हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। वो उतना समय गुज़ारते हैं कि उनके ऊपर तो दबाव बहुत ज़्यादा है। अब तो पढ़ाई का भी दबाव है, स्कूल जाने का भी दबाव है। उसको उसके ऊपर से अगर वो बच्चे कुछ समय निकाल कर अकेडमी में जा रहे हैं, चाहे वो मेरी अकेडमी हो, चाहे वो किसी और की अकेडमी हो, तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि 2 घंटा या ढाई घंटा जो बच्चा हमारे अकेडमी में आ रहा है, उसका समय बर्बाद ना हो। हुँ, हर समय, हर मोमेंट, हर पल वो कहीं न कहीं यूटिलाइज़ करे सीखने में। और अगर हम उस तरह का एनवायरनमेंट पैदा कर देंगे, उस तरह के अगर हम कोचिंग स्टाइल लेकर आएँगे, तो मेरे ख़्याल में जो बच्चे हैं वो खुद अपना भविष्य बना लेंगे। बिल्कुल सर। और अभी आपने कहा बच्चे और बच्चियाँ। हुँ, आज से हुँ, 15 साल पहले तक वुमेन्स क्रिकेट का उतना बोलबाला नहीं था, लेकिन पिछले 15 साल में बीसीसीआई ने काफ़ी काम किया है। बहुत ज़्यादा, और अभी तो बहुत आप ज़्यादा। वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए भी जा जी, रहे हैं। जी, जी, जी। तो अभी बीसीसीआई जो स्टेप्स ले रही है, अगर लोगों को बता पाएँगे कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि हाँ, लड़कियों के लिए भी ये करियर ऑप्शन है, तो उसके बहुत लिए अच्छा ऑप्शन है सुशील। बिल्कुल, अब तो अब जो जो देख रहे हैं हम लोगों को, आप ये बात समझ लीजिए कि जिस तरह से मेन क्रिकेट होता है, उसी प्रकार से अब वुमेन क्रिकेट भी हो रहा है। बिल्कुल। और जूनियर क्रिकेट शुरू हो गया है अब वुमेन क्रिकेट में। इसका मतलब है कि अंडर 15
से अब बीसीसीआई जो है वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट अब डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स करवा रहा है। बिल्कुल। अंडर 15 है, अंडर 19 है, अंडर 23 है और उसके बाद सीनियर्स हैं। तो हर पहलू पर हर एज ग्रुप में अब इंटर स्टेट कॉम्पिटिटिव मैचेस होते हैं। हर जो स्टेट की जो संस्था है वो विमेन क्रिकेट को, गर्ल्स क्रिकेट को प्रमोट कर रही है। और जो संख्या है विमेन क्रिकेटर्स की, गर्ल्स जो क्रिकेट खेलना जिन्होंने शुरू कर दिया है, उनमें बहुत बड़ा अब इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम हो रहा है इस समय बीसीसीआई द्वारा भी और स्टेट एसोसिएशन द्वारा भी। अब मुझे उम्मीद ये है कि अब पेरेंट्स भी थोड़ा फॉरवर्ड, उनको भी आना पड़ेगा बिल्कुल। कि अब ना ही केवल आप बॉयज़ को सपोर्ट करें क्रिकेट के लिए, पर आप गर्ल्स को भी सपोर्ट करें, क्योंकि फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है अब विमेन क्रिकेट का। और इसमें कहीं न कहीं मीडिया को भी एक रोल देना कर चाहिए। रही जैसे अभी अंडर 19 टीम जैसे भी जीती, लेकिन वो जिस तरह वर्ल्ड कप जीते हैं वो, हुँ। और जिस तरह उनका एक प्रमोशन होना चाहिए था, आई थिंक मीडिया में वो खबरें आई नहीं ज़्यादा। आई हैं, थोड़ा समय लगेगा बिल्कुल। सुशील। अब मीडिया के ऊपर भी अब कुछ ना कुछ ज़रूर कंस्ट्रेंट होते होंगे, बिल्कुल। पर धीरे-धीरे वो भी होता रहेगा। अब अंडर 19 इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना बहुत आसान हो गया है, हो सकता है इसका भी उसकी भी वजह हो। 2 बिल्कुल। बार हम लोग जीत चुके हैं बैक टू बैक, बिल्कुल। और जो कॉम्पिटिशन रहा है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। इसका मतलब ये भी है ना कि हमारे जो अंडर 19 की जो क्रिकेट है विमेन में, गर्ल्स में, वो कितनी ज़्यादा ऊपर बढ़ गई है बिल्कुल। और कितना ध्यान दे रहे हैं हम उसके ऊपर। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि उनको भी सपोर्ट या फिर उनका भी प्रमोशन बहुत जल्दी हम देखने लगेंगे। प्राइज़ मनी बढ़ रही है, बीसीसीआई ने जो प्राइज़ मनी अनाउंस किया है बच्चियों के लिए, बिल्कुल। वो बहुत शानदार है। तो मुझे मेरे मेरे ख़्याल में काम बहुत हो रहा है और बिल बहुत जल्दी उनको भी उसी प्रकार का प्रमोशन, उसी प्रकार की पब्लिसिटी भी मिलेगी। और कहीं न कहीं पेरेंट्स को ये भी सोचना चाहिए, सिर्फ़ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी, कि जो किसी भी स्पोर्ट्स में डालने के लिए आपको ये फ़ोकस नहीं करना है कि हाँ, वो इंडिया खेलेगा ही खेलेगा। हुँ। ये उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है सुशील के बच्चे-बच्चियाँ जितने भी स्कूल में समय गुज़ारें, पर ध्यान ये भी देना है कि स्पोर्ट्स वो खेलें, कोई भी स्पोर्ट हो जाए, चाहे वो आउटडोर स्पोर्ट हो, चाहे वो इंडोर स्पोर्ट हो, बहुत ज़रूरी है खेलना। देखिए अ, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ना, उनके लिए ना बच्चों में, चिल्ड्रन में ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपको 5 खेल खेलने ही है। है। हुँ, हुँ। और ये 5 जो खेल है ना, ये इसको इसको उन लोग मदर स्पोर्ट कहते हैं। उसमें रनिंग शामिल है, उसमें स्विमिंग शामिल है, नहीं 3 कहते हैं मदर स्पोर्ट। हुँ, अगर आप 3 स्पोर्ट खेल लेंगे ना, तो फिर आगे बढ़कर आप कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हैं। उसमें जैसे कि मैंने कहा, रनिंग, स्विमिंग और जिम्नास्टिक्स, हुँ, हुँ। ये 3 स्पोर्ट अगर आप अपने बच्चों को सिखाएँगे ना, खिलवाएँगे, तो आने वाले समय में कोई भी स्पोर्ट वो खेल सकते हैं। चाहे वो क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, स्क्वॉश हो गया, टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, कोई भी खेल वो खेल सकते हैं। क्योंकि इन 3 खेलों से ना आपको जो बेस है बहुत सॉलिड हो जाता है। तो मेरी दरख्वास्त यही है, मेरी गुज़ारिश यही है सभी पेरेंट्स से, कि अपने बच्चों को आप इन 3 स्पोर्ट में छोटी उम्र से लगा दें। और एक और बात है कि हमारे यहाँ ना, ये मैंने देखा है कई बार, तुमने तुमने भी नोटिस किया होगा सुशील, के हम लोगों को ये लगता है ना कि हमारी फैमिली आउटिंग जो है ना, वो मॉल में ले जाना है, बच्चों को बिल्कुल। मूवी दिखा देना है, बच्चों को रेस्टोरेंट में ले जाना है। वो भी कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कीजिए, पर बच्चों के साथ खेलिए भी। बिल्कुल। जब तक कि पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे उस खेल में, तब तक बच्चों को रुचि पैदा करवाना बहुत कठिन है। अगर आपने घर का माहौल एक स्पोर्ट्स ओरिएंटेड माहौल बनाएँगे, खुद आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तभी तो नेक्स्ट जनरेशन भी पार्टिसिपेट करेगी। बिल्कुल। तो ये एक और इस प्लेटफ़ॉर्म से मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये सलाह है सभी पेरेंट्स को कि इस तरफ भी आप ध्यान दें। और ये सर जो बात कर रहे हैं ना, ये बहुत एक्चुअली एक्यूरेट बात है। हमारे ज़माने में खैर मोबाइल वगैरह भी नहीं होते थे। मेरे फ़ादर जो है वो बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते थे। जो डिफेंस के उनके अपने अंदर टूर्नामेंट्स होते थे, वो हर साल जीतते थे वो। तो मेरा करियर तो क्रिकेट में चल रहा था, पर वो शाम के टाइम हमारे साथ ना बैडमिंटन खेलते थे। हुँ। मेरे कोच हैं एक तरह से, मैं कह सकता हूँ बैडमिंटन में वो। हुँ। और हमें इतना अच्छा कर दिया था उन्होंने बैडमिंटन में, कि मैं स्टेट लेवल के बंदे के साथ खेला हूँ और मैंने उसको हराया है, क्योंकि वो हुँ, हमारे साथ हुँ, टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होता है हुँ। उस चीज़ के लिए। जी, जी। अब सर एक क्वेश्चन है, आप जैसे बिहार से आते हैं, धोनी जी, बाद में हुँ, खैर वो हुँ, झारखंड हो गया, हुँ, पहले वो बिहारी था। हुँ। तो बिहार से क्या सिर्फ कीपर्स बहुत अच्छे आते हैं? हाँ, काफ़ी सारे कीपर्स पैदा हुए हैं। ईशान किशन भी तो पटना का ही बिल्कुल, है, वही पटना के ही है। वो भी झारखंड से खेलना शुरू किया था, एमएस है। उस ज़माने में हमारे यहाँ बहुत ही वो मुझे ये भी लगता है कि हमने, जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमारे ज़माने में भी अच्छे-अच्छे कीपर्स हुआ करते थे, उनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। हुँ, हुँ। पर बिहार या फिर ईस्ट भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टेट्स हैं, वहाँ पर कई सारे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। और अब अच्छी बात यही हो गई है ना इंडिया में कि जो इंडियन टीम हमारी बनती है,
वो सिर्फ ध्यान देती है परफॉर्मेंस के ऊपर, वो खिलाड़ी कहीं का भी हो। बिल्कुल। और इसीलिए हमारी जो टीम है इतनी स्ट्रांग हो रही है। वो ज़माना ख़त्म हो गया है जहाँ पर 1 या 2 या 3 स्टेट के ही खिलाड़ी खेला करते थे, क्योंकि उस समय चयनकर्ताओं को ये पता नहीं होता था कि दूसरे स्टेट में किस तरह का खेल हो रहा है, किस तरह की खिलाड़ी हो रही है। बिल्कुल। पर आज के ज़माने में मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है कि कहीं से भी वो खिलाड़ी खेल रहा हो, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू एंड कश्मीर हो या साउथ में कोई और स्टेट क्यों ना हो, अगर वहाँ पर आप अच्छा कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपका चयन हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात हुई है। कुछ जानकार कहते हैं कि सौरव गांगुली ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी कि उन्होंने परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान दिया, स्टेट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके आने से चेंजेस हुए थे? हाँ, कई सारे चेंजेस हुए। सौरभ ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया टैलेंटेड खिलाड़ियों को। हुँ, हुँ। और ऐसी बात नहीं, उसके पहले भी काम हुआ था, पर सौरभ के समय में टीम को बिल्ड करने का काम बहुत अच्छी तरह से हुआ। वहाँ पर युवराज हो गए, वीरू हो गया, हरभजन हो गए, इस तरह के खिलाड़ी आए जो बंगाल से आते नहीं थे, वो दूसरे बिल्कुल, दूसरे स्टेट से आते थे। बिल्कुल। पर सौरभ के अंदर हमेशा वो नैक था सही टैलेंट को बैक करने का। हुँ, और आई थिंक वो एक स्पेशल स्किल सेट होता है जो सौरभ के पास था। और उससे उसको एक कप्तान के रूप में बहुत ज़्यादा मदद मिली, क्योंकि वो चाहता था। देखिए, जब आप टीम के बारे में सोचेंगे ना, तो फिर ये सारी चीज़ें हट जाती हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि टीम आपकी जीते, आप चाहते हैं कि टीम आपकी कम्पीट करे, आप चाहते ये हैं कि टीम आपके घर में भी जीते और घर के बाहर भी जीते। तो एक बार वो अंदर में एक कप्तान की या फिर एक सेलेक्टर के अंदर वो फीलिंग आ जाती है, तो फिर वो सारी चीज़ों जो स्टेट लेवल पे होती है कि मुझे अपने खिलाड़ी को खिलाना है, अपने स्टेट के बच्चों को खिलाना है, वो जो प्रेजुडिस जो होता है ना, वो दूर हो जाता है। क्योंकि अंत में आप चाहते ये हैं कि देश आपका अच्छा करे और देश जीते। बिल्कुल, तो हाँ, उस हिसाब से बहुत ही अच्छा काम हुआ है। बिल्कुल। और सर, चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है। हुँ। क्या लगता है आपको? जीतना चाहिए, हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हुँ, हुँ। अब मुझे तो हमेशा से ये लगता है कि जितना एक्सपोज़र, जितना टैलेंट हमारे यहाँ है, जितना काम बीसीसीआई और स्टेट एसोसिएशन करती है क्रिकेट के ऊपर, हमें और भी बहुत सारे विश्व कप जीतने चाहिए थे अभी तक। हुँ, हुँ। वो हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। पर अब ये वक्त आ रहा है कि आने वाले 1 दशक में, 2 दशक में हमें ना वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करना चाहिए। और मैं जब कह रहा हूँ डोमिनेशन, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया था कुछ साल पहले, या फिर अभी भी कर रहा है वर्ल्ड कप में खास करके, या फिर वेस्ट इंडीज़ में क्लाइव लॉयड के समय में जो डोमिनेशन था ना, उस तरह का डोमिनेशन भारत को करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ खिलाड़ी इतने सारे हैं, हमारे यहाँ टैलेंट इतना ज़्यादा है, और हमारे यहाँ एक्सपोज़र इतना ज़्यादा है, इतनी हम लोग जूनियर लेवल से जो हम लोग काम करते हैं ना, अब वो समय आ रहा है कि नेक्स्ट 15, 20, 25 ईयर्स तक इंडिया को डोमिनेट करना चाहिए, मेन क्रिकेट में भी और वुमेन्स क्रिकेट में भी। और उसकी पहल हो गई है वर्ल्ड कप T20 के साथ। वो वनडे वर्ल्ड कप भी हमें जीतना चाहिए था। बिल्कुल। और अब आने वाले समय में चैंपियंस ट्रॉफी में भी वही मैं देखना चाह रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी भारत को जीतना चाहिए, और आगे जितनी भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो या फिर वर्ल्ड कप हो ना, वो भारत को अपने कब्जे में करना चाहिए। बिल्कुल। सर, अब एक छोटा-सा हमारा रैपिड फायर राउंड। जी। कुछ क्वेश्चन्स होंगे, उसका एक प्लेयर हुँ। का आपको उनका नाम बताना है। बेस्ट कीपर धोनी और गिलक्रिस्ट। ये जो चॉइस है ना, ये थोड़ा जायज़ नहीं है। बेस्ट कीपर मुझे लगता है कि एडम गिलक्रिस्ट। हुँ, पर बेस्ट पैकेज भी, हालाँकि मतलब उसके बाद एट पार एमएस, बिकॉज़ ऑफ हिज़ कैप्टेंसी स्किल्स। कवर ड्राइव कोहली और बाबर आज़म। विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली, या ओके, यॉर्कर बुमराह और शाहिन अफरीदी। बुमराह बाय डिस्टेंस। और पुल शॉट सचिन और रोहित। रोहित, रोहित। सचिन ज़्यादा पुल नहीं करता था। हुँ, हाँ, पर उनका सचिन एक वाज़ मोर पुल अबाउट स्ट्रेट ड्राइव उनका एक ना। पुल वर्ल्ड कप 2003 का इंग्लैंड के खिलाफ, हाँ, वो हाँ, कैड्रिक हाँ, का करियर वहाँ खत्म हो हाँ, गया हाँ, था। हाँ, पर उतना ज़्यादा पुल नहीं करता था वो। बिल्कुल। सर रोहित इज़ मच बेटर। ओके, स्ट्रेट ड्राइव में तो खैर सचिन, और सचिन, कोई है ही उनसे ज़्यादा कोई है ही नहीं। नहीं। सर, लास्ट में ये भी हाँ जी, ये भी डिस्क्लेमर ये है कि जिनको हमने देखा है, बिल्कुल, हमारे ज़माने के पहले तो अब सुनील गावस्कर जी को हम लोगों ने उतना ज़्यादा देखा नहीं है खेलते हुए। बिल्कुल, उस ज़माने में जो टीवी पे जो पिक्चर्स भी आती थी, बहुत ही ग्रेनी आती थी। पर जो टेक्निक सनी भाई में था, तो वो तो बहुत कम बार हमें देखने को मिलता बिल्कुल। है। और अभी भी वो बिना 60 रनों हेलमेट, बाद। बिना इतनी सेफ्टी के जो वो जी, खेले। जी। एक मुझे छोटा-सा किस्सा याद है, मनोज वाजपेयी जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो महेश भट्ट जी के यहाँ गए हुए थे और वहाँ पे विव रिचर्ड्स थे हुँ, बैठे हुए। तो उन्होंने उनसे पूछ लिया ऐसे ही 2 पैग लगाने के बाद हुँ, हुँ, कि हू वाज़ द बेस्ट प्लेयर, हुँ, यू और सनी। सुनील? हुँ, तो ही सेड सनी। हुँ, देन ही सेड के
मुझे लगा कि आप बहुत अच्छे, तो ही सेड कि आई वाज अ गुड प्लेयर इन द बेस्ट टीम। जो बॉलर थे वो उनके पास ही थे सारे, हाँ हाँ और उन बॉलर्स को खेल के जी सनी सन ने उस टाइम जो सेंचुरीज मारी हैं, he was brilliant तो ये टाइम के साथ जो हम बात कर भी रहे थे कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो टाइम के साथ गेम भी बदलता है और उस हिसाब से टेम्परामेंट भी बदलता है, जी तो वो कंपैरिजन्स कभी भी वैलिड नहीं हो सकते। सर, एंड में जो बच्चे आज भी अपना करियर देख रहे हैं क्रिकेट में, जरूरी नहीं है कि सभी पहुंचेंगे वहां तक, तो जो पहुंचेंगे उनके लिए भी एक मैसेज, और जो नहीं भी पहुंचेंगे उनके लिए भी एक मैसेज। ये बहुत ही डिमांडिंग स्पोर्ट है सुशील। अगर आपने मन बना लिया है कि आपको खेलना है तो क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा, और उसके लिए सैक्रिफाइस की ज़रूरत होती है, उसके लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है, उसके लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, उसके लिए आपको कई सारे फेलियर्स को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं तभी आप इसकी तरफ ध्यान लगाएं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही टफ स्पोर्ट है, बिल्कुल। और आपको तैयारी ये भी करनी होती है कि आपके पास कुछ ना कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए। और इसीलिए मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि पढ़ाई की तरफ रुचि, एजुकेशन को कंप्लीट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, हालांकि अब तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, आईपीएल भी शुरू हो गया, पर आईपीएल भी कितने सारे बच्चे खेलते हैं बिल्कुल। और खेलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो उतना आसान नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ आप और भी तैयारी करते रहिए, पर अंत में अगर आपने खेल को चुना है, क्रिकेट को चुना है, तो उसके ऊपर मोर देन 100% आपको लगाना होगा। नहीं तो फिर आपके लिए आगे चल के रास्ता जो है बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि बच्चों पे सब कुछ ना छोड़े। हाँ, कई पेरेंट्स कहते हैं कि यार बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप उनके साथ क्या एक पार्टिसिपेट कर रहे हो उस चीज़ में, क्योंकि मैंने एक जगह देखा है कि एक वो अपनी मौज मस्ती में रहे पेरेंट्स, और वो बच्चे को कहते रहे यार तू परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप कितना उनके साथ जा रहे हो, आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि मेरी मौज मस्ती, मुझे बाहर जाना, आउटिंग करना है, बच्चों को अकेला छोड़ के, तो वो बच्चे कहाँ ही फिर, हाँ हाँ, वही है ना एक कि मॉरल अपने स्पोर्ट है ही नहीं तो। एक एनवायरनमेंट बनाना होगा जहाँ पर बच्चों को भी लगे कि पेरेंट्स भी उसके इंटरेस्टेड हैं। बिल्कुल। नहीं तो बहुत जल्दी वो अट्रैक्शन जो है, वो जो इंटरेस्ट है, वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। और सर लास्ट क्वेश्चन, हम्म, क्रिकेट को ना टारगेट किया जाता है कई बार, हम्म, इंडिया में कह दिया जाता है क्रिकेट के अलावा कोई स्पोर्ट्स को पूछता ही नहीं बाकी स्पोर्ट्स को, हम्म, लेकिन मेरे ख्याल से क्रिकेट ने भी अपनी एक जगह बनाई। 83 से पहले तो क्रिकेट को भी कौन ही भी इतना पूछता था, वर्ल्ड कप जीते, और आज भी जो जो स्पोर्ट्स में लोग परफॉर्म कर रहे हैं और वो जीत के ला रहे हैं, उन पे फोकस हो रहा है, तो लोगों को ये मतलब कि जनरलाइज नहीं करनी चाहिए चीज़ें कि नहीं यार क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस है, बाकी स्पोर्ट्स पे नहीं है। ये अक्सर ना, ये जो ऐसे जो एसोसिएशन है जो दूसरा स्पोर्ट चलाते हैं, जो ठीक तरह से नहीं चला रहे हैं ना, वो इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि मेरी बातचीत बहुत सारे एथलीट से होती रहती है। एथलीट्स कभी भी इस तरह की बात करते नहीं। बिल्कुल। ये सभी वैसे ही लोग हैं जो संस्था चला रहे हैं स्पोर्ट्स की, और कुछ जिस तरह का काम करना चाहिए वो काम कर नहीं रहे, करते नहीं है। वो खुद अपने आप पॉलिटिक्स में बिजी रहते हैं, और उस गेम को किस तरह से प्रमोट करना है वो उसके तरफ कोई भी ध्यान होता नहीं है, उसके तरफ सही कदम उठाए जाते नहीं हैं। और ये सारे जो लोग हैं ना, ये संस्थाएं हैं ना, वो इस तरह की बातें करती हैं। लोग ये भूल जाते हैं, कई ज़माने पहले जब बीसीसीआई बना था, जब क्रिकेट शुरू हुआ था, उनके पास भी सुविधाएं नहीं थी। वहाँ पर ऐसे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स आए जिन्होंने अपना पैसा लगाकर खेल को जगा के रखा, बिल्कुल। और उस तरह से खिलाड़ी तैयार हुए हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके इन एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इतना अच्छा काम किया कि गेम को उन्होंने ठीक प्रकार से मार्केट करना शुरू किया। और उसके बाद इस खेल को जहाँ-जहाँ क्रिकेट होता है, जिन-जिन देशों में होता है, अब तो बहुत क्रिकेट भी बढ़ रहा है, ग्लोबल स्पोर्ट अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। वहाँ पर इंडिया का एक स्थान है, बिल्कुल। और इसीलिए जो फैन्स हैं, उनकी फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको उनको लगता है कि एक प्राइड इन्वॉल्व होता है उससे। जब टीम खेलती है, नहीं हमारी टीम भी को अब अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे भी लोग मानते हैं। बिल्कुल। तो जब तक के दूसरे खेल भी वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक हाल यही रहेगा। और मैंने इस तरह की बात तो कभी इंग्लैंड में सुनी नहीं है। इंग्लैंड में तो पॉपुलर स्पोर्ट फुटबॉल है ना, बिल्कुल। वहाँ तो कभी ये लोग कहते नहीं है क्रिकेट वाले कि भाई अरे हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। बिल्कुल। उनका काम तो अपना खेल खेलना है। उसी तरह से दूसरी संस्थाओं के लिए भी मेरी यही सलाह है कि आप अपने खेल के ऊपर ध्यान दीजिए, बनिस्बत इसके कि दूसरा खेल को कितना क्यों ध्यान दिया जा रहा है। तो इस भावना से आप निकलेंगे तभी दूसरे खेलों में भी और ज़्यादा लोग एथलीट्स पैदा होंगे, और वो भी अच्छा करेंगे। अब तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, बिल्कुल। और इसी तरह से आगे भी होगा। बिल्कुल। और सर जाते आते
एक बैट पे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। जैसे ही हम जरूर, जरूर। 25,000 सब्सक्राइबर्स को हिट करेंगे, ये अच्छा, गिव अवे होगा हमारे किसी एक सब्सक्राइबर के ओके लिए। ओके, गुड, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो सर ये एक छोटा सा, अच्छा, ये मेरे बेटे के लिए। ओके, क्या नाम है उसका? सर साहिब नूर। साहिब। हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू व्यूअर्स। तो सर ने जैसा कि कुछ आपको टिप्स दिए हैं कि भाई आप कैसे स्पोर्ट्स को हैंडल कर सकते हो और स्पोर्ट्स के प्रेशर को हैंडल कर सकते हो, उस पर काम कीजिए। और अगर करियर की तरह चूज़ किया है तो उस पर फोकस कीजिए और सीरियसली फोकस कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।